हम लोग स्टडी कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब। आइए जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो क्या टॉपिक है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, ठीक है, ये टॉपिक है कार्डियक आउटपुट। आइए पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये हमारा टॉपिक है। क्या है? कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आइए जानते हैं कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम को समझ लें, ये क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को समझने के लिए यहाँ आना पड़ेगा हमको। ये हमारा दिल है, दिल का ये चैम्बर है। इस चैम्बर में ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है 70% ब्लड को पुश कर देता है, मतलब बॉडी को दे देता है। यदि इसमें 100 ml ब्लड फील हुआ है, 100 ml, तो लगभग इसका 70 ml ब्लड जो है ये क्या करेगा, ये बॉडी को दे देगा, ठीक है। यानी कि यूँ समझिए कि 60 से 70% ब्लड को जो है ये पंप कर देता है। कुछ ब्लड जो है इसमें शेष रह जाता है। आइए इस बात को समझे। अब जितना ब्लड ये पंप करता है 60 ml, 65 ml, 70 ml, 75 ml, यही, इससे ज़्यादा नहीं, इसी आसपास में एवरेज में हम 70 ले लिए, मान के चलते हैं। ये 70 ml को, ये जो प्रति बीट, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे हार्ट की नहीं, क्योंकि ये तो ब्लड भेजता नहीं, ये तो ब्लड लेता है, इसमें तो जमा होता है। भेजने का काम ये करता है, ये करता है। हम राइट वेंट्रिकल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजन वाला ब्लड जो बॉडी को चाहिए होती है, इस ब्लड की बात मैं कर रहा हूँ। और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल 70 ml ब्लड जो है सो प्रति बीट, ये पर बीट है, हर धड़कन में इतना ब्लड भेजता है। इसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, एसवी। अब आप स्ट्रोक वॉल्यूम समझ गए और अब ये यहाँ पर लिख देंगे 70 ml, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। जब बात आती है हार्ट रेट की, तो हम लोग जानते हैं कि हार्ट रेट जो है वो 60 से लेकर के 100 के बीच में दिल धड़कता रहता है, जिसको कहते हैं BPM, बीट्स पर मिनट। दिल हमारा धड़कता है 60 से लेकर के 100 के बीच में। तो इसमें से कोई एक, इसका एवरेज अगर निकालते हैं तो ये मान लेते हैं कि 70 बार हमारा दिल धड़कता है। अगर 70 बार दिल धड़कता है तब हम अगर CO मतलब कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट जब निकालेंगे तो इसका कार्डियक आउटपुट निकलेगा, मतलब SV स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू HR हार्ट रेट। तो ये निकल जाएगा SV कितना है, 70 ml गुना 72 हार्ट रेट माने हैं। तो ये 70 गुना 70, 4900 हो गया, 70 गुना 140, 49, यानी कि 5040 हो गया। 5040 ml, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 5000 ml, यानी कि 5 लीटर, 5 लीटर 1 मिनट में। हम लोग ये समझे कि 1 मिनट में जो है
5 लीटर ब्लड बॉडी को देता है। ठीक है, 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड हम लोग के बॉडी को रेस्ट में मिलता है, जबकि एक्सरसाइज करने में ये 15 लीटर पर जा सकता है। 35 लीटर पर मिनट तक हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को ब्लड दे सकता है। 35 लीटर एक ही मिनट में दे सकता है, उसका कैपेसिटी है। आइए हम लोग इसको जानने से एक एक बेनिफिट ये होगा कि जब हम लोग जानेंगे कि 1 मिनट में यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हमारा दिल 100 बीट धड़क रहा है, 100 बीट धड़क रहा है, तब अगर हम लोग इस पर अगर हम लोग निकालेंगे कि कार्डियक आउटपुट कितना होगा, कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड देगा, तो हम लोग सीधी सी बात जानते हैं कि 70 ml जो है उसका एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम है, इनटू ये 100 कर दिए हैं, तो सीधी सी बात है, ये 100 ml है, तो सीधी सी बात है कि 100 ml 100 BPM है, 70 ml है, तो ये हो जाएगा 7000 ml ब्लड जाएगा, यानी कि 7 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट में जा रहा है, बॉडी को मिल रहा है। आइए तो इस पर जो है इसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे कि ये जो कार्डियक आउटपुट है, जिसको कि पिछली क्लास में भी कुछ पढ़े हैं, तो अब यहाँ भी देखते चलेंगे। ये कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आपको मालूम है कार्डियक आउटपुट का मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट पंप करता है, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 माने हैं, हार्ट बीट अगर 72 माने हैं, तो इसी को न मल्टीप्लाई करके कितना आया था, 5040 ml आया है ना। अगर इसको अप्रोक्सीमेट में मानेंगे तो लगभग 5 लीटर हो गया। अब वही चीज़ यहाँ है, कहता है कि इन ए हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है, नहीं दौड़ रहा है, नहीं रनिंग का मतलब कोई एक्सरसाइज कर रहा है, नो एक्सरसाइज नो रनिंग, ठीक है, तो उस समय में नो प्लेइंग, एट रेस्ट में आराम कर रहा है, आराम की स्थिति में जो है क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 70 ml, लगभग 70 ml रहता है, और आपका दिल जो धड़कता है वो लगभग 72 बार पर मिनट है। तब कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट है, लगभग में माने, चूँकि BPM इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना। दिस कैन इंक्रीज टू अराउंड 25 लीटर पर मिनट इन एक्सरसाइज। अगर हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 25 लीटर पर मिनट ब्लड आउटपुट हो सकता है, और अप टू 35 लीटर पर मिनट इन एथलीट्स, खेल के समय में इस परिस्थिति में इतना जा सकता है। दूसरी बात कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, इज कॉल्ड कार्डियक रिजर्व, ये इस समय में इसको कार्डियक रिजर्व कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट टू वेरियस ऑर्गन्स एट रेस्ट इज, जब शरीर विश्राम कर रहा होता है तो उस स्थिति में जो हमारा हार्ट ब्लड देता है तो किस अंग को कितना देता है, सो देखिए, दिल को 250 ml प्रति मिनट ब्लड देता है। जो दिल पूरे बॉडी को देता है वह दिल अपने आप को भी, हार्ट जो ब्लड लेता है 1 मिनट में 250 ml, जबकि ब्रेन को देता है 750 ml प्रति मिनट, जबकि किडनी को 1250 ml प्रति मिनट, जबकि लीवर एंड GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को 1500 ml प्रति मिनट देता है, जबकि स्केलेटल मसल्स को 840 ml प्रति मिनट देता है, स्किन को 460 ml प्रति मिनट देता है, और जो बच गया अदर में ये ½ लीटर यानी 500 ml पर मिनट देता है। एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको नोट करना है कि किडनी इज द ऑर्गन विच रिसीव्स मैक्सिमम ब्लड फ्लो इन टर्म्स ऑफ
ग्राम पर मिनट। सबसे अधिक जो होता है वह किडनी का होता है, लगभग 30% ब्लड। यदि 5 लीटर है तो 5 लीटर का 30%, मान लीजिए कि 1250 से 1500 ml के बीच का ब्लड जो है ये सिर्फ किडनी को जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ब्लड किडनी को जाता है, बच गया अदर में जाता। अब कहिए कि यहाँ 1250 है तो ये 1500 ml है, 1500 ml में लीवर और GIT भी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है। आइए अब हम लोग इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये तो वही कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट है। आइए, तो कुछ बात है जिसको रिकॉल करना है कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आइए इसमें देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम पर किसका किसका अफेक्ट पड़ता है। तो वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको कहते हैं प्रीलोड, प्रीलोड को कहते हैं, इस प्रीलोड को कहते हैं फीलिंग प्रेशर। ठीक है, इसको फीलिंग प्रेशर कहते हैं। ये फीलिंग प्रेशर है, ठीक है, जिस समय में हार्ट में ब्लड भर रहा होता है उस समय का प्रेशर है। जैसे अगर ये मान लीजिए आपका ये बैलून है, ये मुंह है, यहाँ से भर रहे हैं तो आपका एयर जो है इस तरह से चारों तरफ ये फोर्स लग रहा है, इसको तब तो फैल रहा है, इस ओर फोर्स लग रहा है, इसको कहते हैं प्रीलोड। या इसी को ये देखते हैं वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक। ये एंड मतलब लास्ट वाला है, एंडिंग तक का, वो AND वाला नहीं, END वाला है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम VED भी। तो जब ये भर जाता है तो ये प्रेशर फिर स्थिर हुआ। अब ये इधर से प्रेशर लगना शुरू होता है जब ये निकलने लगता है। मान लीजिए यही बैलून इस तरह से मुंह बंधा हुआ था, अब क्या करेगा, जब इधर निकलने लगेगा एयर इधर निकलने लगेगा, ठीक है, तो इसका मतलब इधर से प्रेशर इस ओर लगने लगेगा। तो ये जो प्रेशर लगने लगेगा इसको कहेंगे आफ्टर लोड। इसको क्या कहेंगे, ये था प्री लोड, ये आफ्टर लोड। बैलून को जिस समय में फुला रहे थे, बैलून में हवा जिस समय भर रहा था वो प्री लोड प्रेशर है, फीलिंग प्रेशर है, फीलिंग प्रेशर भरने वाला। जब उसको छोड़ दिया, आप मुंह को छोड़ दिए, बैलून का हवा बाहर निकल रहा है तो आफ्टर लोड है, उसको कहेंगे पुशिंग प्रेशर। पुश कर रहा है, धकेल रहा है, उसको पुशिंग प्रेशर कहते हैं। तो वेनस रिटर्न, जो कि ब्लड अगर पूरे बॉडी में गया है तो पूरे बॉडी से फिर ब्लड हार्ट में आएगा, उसी को वेनस रिटर्न कहते हैं। स्केलेटल मसल्स पंप, हाँ मसल्स भी पंप करता है, दिल तो पंप करता है, ये हार्ट तो पंप करता है, लेकिन काफ मसल्स जो है हम लोग के पैर में है, वो हम दिखाएंगे अभी, वहाँ पर भी जो है दिल है, वो सेकेंड हार्ट है, वो भी पंप करता है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ लिए हैं, प्री लोड को समझ लिए हैं, क्या है ये, फीलिंग प्रेशर है। और आपको जो आफ्टर लोड कहीं मिलेगा वो आफ्टर लोड क्या है, वो है पुशिंग प्रेशर। आइए अब देखते हैं कि पेरिफेरल रेसिस्टेंस, यहाँ आफ्टर लोड है ना, यही है। अब ये पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या है कि हार्ट जब पंप किया, ब्लड पूरे बॉडी को दिया, तो जिस आर्टरी से ब्लड जा रहा है सब जगह, तो उस बे रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसी को पेरिफेरल रेसिस्टेंस कहते हैं। है ना कि आप अगर मोटर से सब्जी पटा रहे हैं तो मुंह को दबाइएगा, मुंह छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, पानी दूर तक जाएगा। मोटा पाइप रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, धीमी गति से जाएगा। पाइप पतली होगी तो पूरा प्रेशर के साथ पानी जाएगा। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस से प्रेशर बढ़ता है। तो है ब्लड वॉल्यूम। आइए इस पर आते हैं। अब देखिए इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वेनस रिटर्न तो समझ रहे हैं कि रिटर्निंग ब्लड है। अब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है कि अगर
पेशेंट लेटा हुआ है, बैठा हुआ है या खड़ा है, तो प्रेशर का इफेक्ट इस पर भी पड़ता है, इसका असर पड़ता है प्रेशर पर। द स्केलेटल मसल्स, ये काफ मसल्स है, ये काफ मसल्स है जो प्रेशर डालता है तो ब्लड ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरह से क्या है, वाल्व लगा हुआ है। अगर इस पर प्रेशर लगता है तो ये लॉक हो जाता है, ब्लड को नीचे जाने से रोक देता है, तो ऊपर में जगह है तो भाग जाता है, ऊपर भागता है ब्लड। हम लोग दौड़ते हैं तो यहाँ पर दर्द करता है, दौड़ने लगते हैं तो, क्योंकि तेज़ी से ये भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके इधर के ब्लड को ऊपर भेजने का काम करता है। इसी को कहते हैं सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। ये सेकेंड हार्ट है, यहाँ से भी पंप होता है ब्लड। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि किस पर। अब रेस्पिरेटरी पंप, रेस्पिरेटरी पंप का मतलब है कि श्वसन, सांस से भी फर्क पड़ता है। सांस हम लोग जो लेते हैं छोड़ते हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ता है किस पर, प्रेशर पर। हार्ट रेट का भी पड़ता है, और ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी असर है उस पर, है ना। और आप लोग कंटिन्यू इसको पढ़ें इस चीज़ को। सर्कुलेटिंग, अब सर्कुलेटिंग केमिकल्स जो हार्मोन सब है, जैसे थायरोक्सिन है और भी है, ये सब जो है आपको इसका भी इफेक्ट पड़ता है ब्लड प्रेशर पर, जिसको बीपी कहते हैं। तो आपने देखा कि आपके बीपी पर कितना चीज़ का असर है, अकेला बीपी नहीं है। बीपी को मेंटेन करने के लिए देखिए, यहाँ से आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम, पेरिफेरल रेसिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, द रेस्पिरेटरी पंप, हार्ट रेट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटिंग केमिकल्स, एक्सरसाइज एंड लेवल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, अब ये तो बता ही दिए मसल्स का। अब पोजीशन, आपका पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, आपके बीपी जेंडर पर भी डिपेंड करता है, एज पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जानते हैं ये सब पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब बताइए आपका बीपी कहाँ से इफेक्ट होता है, आपका बीपी कहाँ से इफेक्टिव है। अब बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, हाँ कुछ बात है जिसको फिर से समझ लीजिए। बैरोमीटर का नाम आप सुने होंगे कि वायु दाब मापी है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर को मापने के लिए जो मशीन का यूज़ करते हैं उसको बैरोमीटर कहते हैं। तो बैरो का मतलब प्रेशर, रिसेप्टर का मतलब हो गया केमिकल्स। तो अब ये प्रेशर को मापने वाला, प्रेशर मापने वाला, अब रिसेप्टर क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर दो जगह रिसेप्टर लगा हुआ, अभी तुरंत हम बताएंगे। सबसे पहले जब दिल से, हार्ट से जो निकलता है ऑर्टा के पास एक आर्क है, आर्क ऑफ ऑर्टा है, ऐसे आर्क बना हुआ है, महाधमनी जिसको कहते हैं। वहाँ पर कैरोटिड है, नहीं कैरोटिड तो यहाँ है, ऑर्टिक रिसेप्टर लगा हुआ। वो रिसेप्टर नपना है, मीटर है, वो मीटर है, नापता है। उसको ये भी कह सकते हैं कि सेंसरी ऑर्गेन है। सेंसरी ऑर्गेन नहीं, सेंसरी टिश्यू कहेंगे। सेंसरी टिश्यू लगा हुआ है, वो ये नापता है कि आपके दिल जो धड़क रहा है तो कितना प्रेशर से काम कर रहा है। सब जगह पहरेदार लगा हुआ है, ठीक ना। आप घर में बिजली यूज कर रहे हैं तो आपके घर में मीटर लगा हुआ है कि आप कितना बिजली खपत कर रहे हैं। आपके शरीर के भीतर में भी मीटर लगा हुआ है, वो मीटर है बैरो रिसेप्टर। एक होता है केमो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर और केमो रिसेप्टर अभी मैं इसी में पढ़ाऊँगा, क्योंकि केमो रिसेप्टर बताता है कि आपके ही ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना हाइड्रोजन है। ओवरऑल इस चीज़ को बताता है कि ब्लड का पीएच क्या है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो आपके ब्लड का प्रेशर को जो नापता है, बैरो मतलब हो गया प्रेशर। आपके रिसेप्टर, आपके ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो मशीन लगा हुआ है, एक उसको क्या कहेंगे, सेंसरी टिश्यू है
दो जगह है, एक कैरोटिड में है, ये कैरोटिड आर्टरी, एक है जो हार्ट के पास वो आर्क ऑफ ऑर्टा में है। दो जगह ये मशीन है, ये डिवाइसेस है, ये गॉड का दिया हुआ है, नेचुरल है। इसी को कहते हैं, ये ब्लड प्रेशर को मापता है। हम लोग आगे बढ़े, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। अब है हार्ट फेल्योर। मैंने इसका डिस्कस किया था कि हार्ट फेल्योर और कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। जब दिल हार्ट काम करना बंद कर दे, बिल्कुल काम ही ना करे, तो वो है कार्डियक अरेस्ट। जब दिल काम कर रहा होता है लेकिन उसका असर पूरे बॉडी पर कहीं नहीं पड़ रहा है, मतलब कि उसका पूरे बॉडी की मतलब कहीं पर भी उसका ब्लॉक हो गया है। हार्ट तो काम कर रहा है लेकिन इसका काम पूरे बॉडी पर हो नहीं रहा है, तो वहाँ है हार्ट अटैक। दिल धड़क रहा है लेकिन ब्लड जो है बॉडी को पूरी तरह से मिल नहीं रहा है, कहीं कहीं मतलब वो ब्लॉकेज का कारण, ठीक है। उसके बाद बात आती है हार्ट फेल्योर की। हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि इसमें ना, जैसे उसमें था कि हार्ट काम करना बंद किया था, दूसरा में था कि सब जगह ब्लड पहुंच नहीं रहा था। इसमें क्या है, हार्ट काम भी कर रहा है, ब्लड भी जा रहा है, तब फिर हार्ट फेल्योर क्यों कहते हैं? हार्ट फेल्योर इसलिए कहते हैं कि आप रेस्ट में हैं तो सब कुछ पूर्ति हो रहा है, आप छत पर चढ़ने लगे, सीढ़ी पर चढ़ने लगे, तो उस समय में हार्ट उतना ब्लड नहीं दे पाता है जितना ब्लड चाहिए बॉडी को, और हाँफने लगता है, सांसें चढ़ने लगती है, परेशानी होने लगती है, उसी को हार्ट फेल्योर कहते हैं। आप दौड़ रहे हैं, गिर गए, चूँकि सीने में दर्द होने लगी, आपके हाँफने लगे आप, चूँकि आपको ब्लड की आपूर्ति नहीं हो रही है जितना होना चाहिए। रेस्ट में है तो ठीक है, तो उसी को कहते हैं हार्ट फेल्योर। वो इनलार्जमेंट के कारण होता है, ठीक है, और या वीकनेस ऑफ द मायोकार्डियम होता है। चलिए, अब होता है कि लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकुलर फेल्योर। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर होता है तो राइट वेंट्रिकल भी फेल्योर हो जाता है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, अल्ट्रासाउंड है, इधर से उल्टा इमेज दिखता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये मिट्रल वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। कभी कभी ये झिल्ली भी झड़ जाता है, काम करते 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 झिल्ली झड़ जाता है। अगर इधर से पंप किया, ये झिल्ली जो है सो गड़बड़ा गया है, झड़ गया है, या मोटा हो गया, इनलार्जमेंट हो गया है, तब भी दिक्कत है, या इस झिल्ली में दिक्कत आ गई, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। चलिए, ब्लड प्रेशर, तो अभी तक आपने जो देखा लगभग 8 से 10 चीज़ को पढ़े कि ब्लड प्रेशर पे किसका किसका इफेक्शन है, किसका किसका इफेक्ट है, असर है ब्लड प्रेशर पर। अब आप समझ चुके हैं, तो एक बात और जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर का असर हमारे वाइटल ऑर्गेन्स सब पर भी है। वाइटल ऑर्गेन्स क्या क्या है? वाइटल ऑर्गेन्स क्या क्या है? हार्ट वाइटल ऑर्गेन्स है, ब्रेन वाइटल ऑर्गेन्स है, किडनी वाइटल ऑर्गेन्स है, लंग्स वाइटल ऑर्गेन्स है। ये सब पर इफेक्ट पड़ता है इसका। क्यों पड़ता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसका असर कहाँ जा कर के पड़ता है? किडनी पर। किडनी में जो रास है, जिसको क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन, उसको जा कर के गड़बड़ा देता है। अब वो क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर को रिटेंशन कर लेता है। आपके शरीर में पहले से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है और ये वाटर सॉल्ट को और बढ़ा दिया। सॉल्ट और पानी को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर को भी अब किडनी जहाँ से रिटेंशन करने लगा और हाइपरटेंशन हो गया और अधिक बढ़ गया। परेशानी देखिए, किडनी खराब कर दिया, यहाँ से फिर आई को भी, रेटिना को गड़बड़ कर देता है जा कर के। और अब पूरे इसको पढ़िए एक बार। ब्लड प्रेशर इज द लेटरल प्रेशर और फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका नस है, जिसको आर्टरी कह रहे हैं, अभी
आर्टरी है। तो इस हो करके जब ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है, इधर अगर बह रहा है तो इसका प्रेशर इसके दीवार पर लगता है। किसके दीवार पर? ये इसका असर जो है इसका प्रेशर इस वाल पर पड़ता है, ये नस के दीवार पर पड़ता है, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। यही है वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब ये आर्टरी या वेन है, ठीक है। तब ये है ब्लड प्रेशर मेंटेन्स द इसेंशियल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी ऑर्गन्स एंड इंश्योर एडिक्वेट वेनस रिटर्न। कीपिंग ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। High blood pressure can damage and weaken blood vessels wall, causing rupture with potentially serious consequences, for example into the brain stroke. However, if blood pressure is too low, blood flow through tissue beds may be inadequate and tissue becomes starved of essential oxygen and nutrients. This is particularly dangerous for essential organs such as the heart, brain और किडनी। फिर से समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जहाँ ब्लड वेसल्स का वाल्स वीक है, कमज़ोर है, तो वहाँ का रप्चर हो सकता है, फट सकता है। जैसे ब्रेन में है तो ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी कि स्ट्रोक हो जाना, ठीक है। या नाक में कभी कभी कहते हैं कि नाक में ये नोज ब्लीडिंग होने लगता है, यहाँ का फट गया। जहाँ का ब्लड वेसल्स वीक होगा, कमज़ोर होगा, वहाँ फट जाएगा, रप्चर कर जाएगा। ये हाई ब्लड प्रेशर होने पर। जब लो ब्लड प्रेशर होगा, हाउएवर ब्लड प्रेशर इज टू लो, अगर अधिक लो हो गया तब क्या होगा कि आपका जो टिश्यू है, आपका जो सेल है, जितना ऑक्सीजन चाहिए होती है उतना नहीं रहने लगेगा, इनएडिक्वेट होगा, जो अपर्याप्त है। यहाँ पर नॉर्मल था तो पर्याप्त था, मिल रहा था, अब पर्याप्त नहीं है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं है। जब आपके टिश्यू को, सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बिकम स्टार्व, भूखा रहना शुरू हो जाएगा। आपका टिश्यू सेल भूखा रह रहा है, इसेंशियल ऑक्सीजन, जितनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की, मिलना बंद हो गया। तो बनना बंद हो गया तो वह डेंजरस हो सकता है। डेंजरस हो सकता है कहाँ कहाँ? तो आपके हार्ट में, हार्ट का सेल डैमेज हो सकता है, ब्रेन का सेल डैमेज हो सकता है, किडनी का सेल डैमेज हो सकता है, विच हैव ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म एक्सप्लेन लेटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब फ्लक्चुएट कर सकता है आपका ये जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट का, ये तालमेल गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे? बात ये है कि आप इस बात को जान रहे हैं कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तब भी दिक्कत है, लो है तब भी दिक्कत है। अगर हाई हो गया तो ब्लड वेसल्स फट सकता है कहीं पर, अगर लो हो गया तो डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज हो सकता है? जो कि आप देखिए कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, कहीं पर भी दिक्कत हो सकता है, इवन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर का भी तालमेल गड़बड़ा सकता है। अब आइए, ब्लड प्रेशर फॉल्स एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग स्लीप, इट इंक्रीजेज विद एज एंड इज यूजुअली हायर इन वुमेन देन इन मैन। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद a sphygmomanometer and is usually expressed as two reading, the systolic and diastolic, with the systolic pressure written above the diastolic pressure। अब यहाँ बात है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और एक बात है कि ये जो ए बी जी तो हो गया, वो तो आर्टेरियल ब्लड गैस है, ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है। तो इसमें क्या होता है, बीपी जो है ब्लड प्रेशर, इसमें ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोलिक,
सिस्टोलिक और नीचे वाले को कहते हैं डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर और mmHg ये मिलीमीटर मरकरी है, मिलीमीटर मरकरी है। चूँकि अब ऐसा क्यों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बैरोमीटर है, जो प्रेशर की बात होती है जब भी, तो जितना प्रेशर तो उतना वो मरकरी ऊपर उठता है, ठीक है, प्रेशर पर। तो हम लोग का ये देखा गया है कि जब ब्लड प्रेशर जितना रहता है वो रीडिंग किया गया है, ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को माना जाता है। mmHg में मरकरी भरा रहता है उस ट्यूब में, और वो जब पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे। तो जितना प्रेशर हम लोग का ये ब्लड वेसल्स डालता है आर्टरी, तो वो मेजरमेंट इतना आता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक का है 120, डायस्टोलिक है 80, ये नॉर्मल है। आई अब यहाँ पर एक बात समझते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हार्ट है, तो ये हार्ट है आपका, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोल क्या होगा, जिसको सिस्टोलिक कहते हैं उसको कहते हैं ऊपर वाला रीडिंग, ठीक है, ऊपर वाला रीडिंग। आइए अब इसको समझते हैं कि एंड पुशेस ब्लड इनटू द ऑर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है ऑर्टा में, ऑर्टा से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर राइजेज शार्पली एंड प्रोड्यूसेस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड एवरेज एडल्ट सिस्टोलिक रीडिंग इज अबाउट 120 mmHg मिली मरकरी, है ना, मिलीमीटर मरकरी है। इन कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग बिटवीन द बीट्स द प्रेशर विद इन द arteries is much lower and is called the diastolic blood pressure। जब अब यहाँ समझिए, कार्डियक कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कब, जब रेस्टिंग, जब हार्ट बीट जो करता है, हम लोग जानते हैं कि हमारा दिल जो धड़कता है 0.8 सेकेंड में टोटल। एक बार जब दिल धड़कता है तो वो जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल होने में 0.8 सेकेंड लगता है। अगर कभी कभी मतलब 800 से 1000 मिली सेकेंड, यानी कि 0.8 सेकेंड से लेकर के 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक कभी कभी हम लोग लेते हैं। आइए इस बात को जानते हैं कि 0.8 सेकेंड में जो है, 0.1 सेकेंड में एट्रिया जो है सिस्टोल करता है। अब 0.3 में वेंट्रिकल जो है सिस्टोल करता है, और जब डायस्टोल की बात आती है वेंट्रिकल की तो 0.4 सेकेंड, ठीक है। तो वहाँ रिलैक्स होता है, तो रिलैक्स का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये रिलैक्स का है जिसको डायस्टोल कहते हैं, और जो प्रेशर था सिस्टोल तो वो सिस्टोलिक है ना। तो इसमें एक बात जानना है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, और इसमें जो पल्स रेट की बात आती है। चलिए एक चीज़ और इसमें जान लें, आगे पढ़ते चलते हैं। एन एवरेज एडल्ट डायस्टोलिक रीडिंग इज अबाउट 80 mmHg। सिस्टोलिक कितना था 120 mmHg, और डायस्टोलिक कितना है 80 mmHg। वेयर आर सिस्टोलिक प्रेशर रिफ्लेक्ट द पीक प्रेशर जनरेटेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन विद इन द वस्कुलर सिस्टम एंड टेंड्स टू फ्लक्चुएट लेस देन द सिस्टोलिक प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड द पल्स प्रेशर। इसी चीज़ के लिए मैंने इसको पढ़ा। ये क्या है फिर से समझिए। जब हार्ट मतलब हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रेशर से ब्लड को पुश किया, तो वहाँ पर क्या हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
फिर जब रेस्ट करता है तो उस समय में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर, तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं। यहाँ देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड द पल्स प्रेशर, जिसको पीपी कहते हैं। ठीक है। फैक्टर्स दैट इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाए, और दैट रिड्यूस द कंप्लेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज पल्स प्रेशर, इंक्रीज पल्स प्रेशर इज सीन इन अदर पीपल विद एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हार्ट का, इसके बारे में पढ़ाएंगे आगे। whose blood vessels are stiffer and less compliant, so that each time the heart beats, the pressure in the vascular system rises very sharply. Mean arterial blood pressure, जिसको कहते हैं मैप, क्या कहते हैं इसको? मैप, MAP, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है, इज द एवरेज प्रेशर एग्जिस्टिंग इन द आर्टरीज एंड इज द सम ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर एंड 1/3 पल्स प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इस बात को पढ़े, क्या पढ़े? पहली बात बीपी पढ़े, ब्लड प्रेशर, ये क्या पढ़े? ये पढ़े 120/80 mmHg, ये पढ़। फिर पढ़े कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का डिफरेंस, जिसको क्या कहे? पीपी, पल्स प्रेशर। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 40 आया ना, 40 आया, इसको पल्स प्रेशर कहे। अब आया इसी का जब हम लोग निकाले मैप, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, तब क्या कहता है कि डायस्टोलिक, डीबीपी का मतलब हुआ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो कहता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ये 1/3 है, 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर 40 है। इसी को कहते हैं मैप, जो आप कार्डियक मॉनिटर पर जब आईसीयू में आप देखते होंगे कि जो आईसीयू में पेशेंट को जो मॉनिटर लगा हुआ रहता है, तो उसमें आप देखते हैं मैप लिखा रहता है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो वो क्या होता है अभी समझ लीजिए। तब आएगा ये 80 प्लस, इसको 3 भाग में करेंगे तो कितना होगा? 13.3 कुछ आएगा, और उसको छोड़ देते हैं आगे को, तो ये हो जाएगा कितना? 93.3 लगभग, इतना आया आपका मैप, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आज आप क्या समझे? ब्लड प्रेशर को समझे, ऊपर वाले सिस्टोलिक है, नीचे वाले डायस्टोलिक है। ब्लड प्रेशर को समझने के बाद आपने पल्स प्रेशर को समझा। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं। फिर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो जो डायस्टोलिक है, मतलब नीचे वाला, निचला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर का 1/3। अब कहिए इसको जानने से क्या फ़ायदा है? तो इससे जानते हैं क्या होता है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस में ये काम आता है। यही लिखा है, इंक्रीज पल्स प्रेशर इज सीन इन ओल्डर पीपुल विद एथेरोस्क्लेरोसिस हुज ब्लड वेसल्स आर स्टिफर एंड लेस कंप्लेंट। आइए इस पर हम आगे चल करके बात करते हैं इसी टॉपिक में। रिलेशन बिटवीन प्रेशर फ्लो एंड ब्लड वेसल्स डायमीटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लड
ब्लड फ्लो एंड ब्लड वेसल्स डायमीटर आर ऑल वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड। क्या है? ब्लड प्रेशर पहली बात, ब्लड फ्लो दूसरी बात, ब्लड वेसल्स डायमीटर तीसरी बात। तीनों बात को यहाँ पर देखेंगे। ये टूनिका मीडिया एंड वेसल्स डायमीटर क्या होता है? आप ये बात जानते हैं कि ये लेयर है किसका? ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स का लेयर है। आइए वो यहाँ पर हाँ ये देखिए, ये रहा जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। ये देखिए, ये आपका तीनों क्या है? ब्लड वेसल्स है। मतलब अगर आर्टरी के हैं या वेन के हैं, हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं। इसका हे जो निचला है होल है, ब्लड इसी से होकर के जाता है। ये पाइप है, ये पाइप की मोटाई है, ये डायमीटर है, इसी में बात करते हैं। तो ये जो ल्यूमेन, इसको अंदर वाला छेद जो है जिस होकर के ब्लड बहता है पूरे शरीर में जाता है, शरीर से फिर ब्लड आता है हार्ट को, हार्ट से जाता है बॉडी को, तो इसको ल्यूमेन कहते हैं। और इसको ही बीच वाले को क्या कहते हैं? टूनिका मीडिया मसल्स लेयर कहते हैं। फिर तो हम बात करेंगे इसकी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये रेडियस है, इस रेडियस की ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल पर्सन का है, इतना रहना चाहिए। आइए अब बात करते बेसलाइन। ये रेस्टिंग का है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है, नर्व इम्पल्सेस है, इसको आ रहा है ब्लड वेसल्स को। चूँकि ब्लड वेसल्स कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सारा बॉडी कंट्रोल में, सारा बॉडी को कंट्रोल ब्रेन करता है। ब्रेन का पार्ट नर्वस सिस्टम, जितना नर्व्स है सारा उसी का पार्ट है। तो ब्रेन जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इससे बाहर कोई नहीं है। आइए समझते हैं, इसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये हम अब पहले रेस्टिंग को समझ लें, ठीक ठाक जो है नॉर्मल वाली बात को समझ लें। अगर ऐसा है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मॉडरेट है, ना ज़्यादा है ना कम है। अब कहिए ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा? यही तो वेरी वेरी इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, ये एक रहस्यमयी बात है। मतलब यहाँ पर जाने, अगर इस बात को समझें तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, पहले इस बात को समझ लीजिए, तब देखिए बहुत कुछ को समझ जाएंगे आप। ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होता है? ये कहता है, अब एक पहले एग्जाम्पल लीजिए, फिर ये बातें समझ में आएगी। मान लीजिए आपका आज ही एग्ज़ाम है, आप टेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपका दिमाग सेट है, एग्ज़ाम दे के आई, लिख करके आई, सेट। उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट। या तो एग्ज़ाम देना है या छोड़ देना, लड़ो या भागो, लड़ जाना। तो बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार रहता है, इसको कहते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये मॉडरेट है। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कहते हैं, वो कहता है नहीं नहीं एग्ज़ाम आर नहीं है, घर पर सो जाओ आराम से, रेस्ट करो। मेरी बात समझे? अगर आपको आज ही एग्ज़ाम देने हैं, टेस्ट देना है, तो आप नहीं सोएंगे, कहेंगे एग्ज़ाम देंगे, मतलब उसके लिए रेडी है, तैयार है। जब एग्ज़ाम नहीं देने हैं तो आपका दिमाग कहेगा आराम करो, सो जाओ। सेम यही बात है, सिंपैथेटिक सिस्टम ये कह रहा है कि काम है, तैयार रहो, करो, फाइट और फ्लाइट। जबकि पैरासिम्पैथेटिक कह रहा है अभी काम नहीं है, सो जा। उसी को कहते हैं एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। समझे? हाँ, आइए अब स्मूथ मसल्स क्या करता है, उसमें मॉडरेट, ना ज़्यादा काम कर रहा है ना कम। थिकनेस ऑफ वेसल्स वाल क्या है, ना अधिक कॉन्ट्रैक्ट में ना अधिक रिलैक्स में।
मॉडरेट। डायमीटर ऑफ ल्यूमेन, इस डायमीटर ऑफ ल्यूमेन क्या है? मॉडरेट। पेरिफेरल रेसिस्टेंस इन आर्टरीज मॉडरेट। अब उसमें जो आर्टरी का जो रेसिस्टेंस है, ब्लड में जो रेसिस्टेंस आया है वह क्या है? मॉडरेट। अब जब ये बातें आप समझे तो आइए अब दोनों बगल चलते हैं। अब कहता है वैसोडायलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो वैसोडायलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड का ये जो आर्टरी, ये आर्टरी है, इसमें ब्लड है, अगर ये बढ़ गया, अब यहाँ से नहीं है, इतना बड़ा हो गया, इसको कहते हैं वैसोडायलेशन। आपका वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब आर्टरी वेन, ये अगर डायलेट कर गया, फैल गया, देखिए ना, इतना बड़ा था, अब हेड की कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो जाए तो वैसोडायलेशन मतलब जब डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी का मतलब था, ये कह रहा था काम करो, तो टाइट हो गया, तो टाइट होकर के तैयार होकर के गया एग्जाम देने के लिए। जब कहता है कि एग्जाम आज नहीं, आज कोई काम नहीं है, तो रेस्ट है ना। तो यहाँ पर कह रहा है ये डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अगर डिक्रीज हो गया है तो कहेगा छोड़ दो, ढीला छोड़ दिया इसको, ये रेस्ट में चला गया, तो रेस्ट में फैल गया। तो जब ये फैल गया था, रहना था, इतना हो गया, इतना बड़ा, ये पाइप हो गया बड़ा, तो क्या क्या होगा जानते हैं? ये प्रेशर क्या होगा? ये हो जाएगा डिक्रीज, होगा रिलैक्स, होगा थिनर, होगा इंक्रीज। क्या बढ़ेगा? इंक्रीज। ये डायमीटर जो है, अब यहाँ से देखते चलिए, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज हुआ, जो कि यहाँ भी लिखा है। स्मूथ मसल्स क्या होगा? रिलैक्स हो गया, ये रिलैक्स हो गया तब तो फैल गया। थिकनेस ऑफ वेसल्स वाल क्या हुआ? थिनर हो गया, जो ये मोटा था ये पतला हो गया, यानी कि ये सिकुड़ गया अंदर से, और ये मतलब ये इधर सिकुड़ गया, तो मतलब ये सिकुड़ा तो ये जगह बढ़ा, ये फैलना इसको कहते हैं, डायलेशन कहते हैं इसको, सिकुड़ना नहीं, डायलेशन कहते हैं इस मामले को। इसका ये जगह डायलेट हो गया, ठीक है। और डायमीटर ऑफ ल्यूमेन इंक्रीज कर गया, पेरिफेरल रेसिस्टेंस इन आर्टरीज डिक्रीज कर गया, तो इसका मतलब पूरा स्लो हो जा रहा है। रास्ता था पहले पाइप का इतना था डायमीटर, अब इतना बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, प्रेशर घट गया। जब वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, टाइट हो गया, कारा हो गया, तो जानते हैं क्या करता है? ये जा करके उस ब्लड वेसल्स को पूरा जो है सो एक्टिव कर देता है, तो टाइट हो जाता है, तो उसका डायमीटर घट जाता है। जैसे डायमीटर घटेगा, सुनते चलिए अब क्या क्या होगा। इसमें क्या होगा सो देखिए, सब कुछ डाउन चला जाएगा। अब बताइए, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो स्मूथ मसल्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखिए क्या हो गया है, अब छोटा सा डायमीटर बच गया है। अब है थिकनेस ऑफ वेसल्स वाल थिकर हो गया, अब ये मोटा हो गया, उसकी जगह छेक लिया है। अब डायमीटर ऑफ ल्यूमेन डिक्रीज हो गया, डायमीटर डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये मोटा हो गया इसका वाल, इसमें वाल थिन हो गया था, इसमें मोटा हो गया है। अब पेरिफेरल रेसिस्टेंस इन आर्टरीज, ये क्या हो गया? अब रेसिस्टेंस बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, समझे? आइए बहुत अच्छी बात को समझे, आइए और समझते हैं इस चीज़ को कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस, तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस जितना आएगा, और कार्डियक आउटपुट है कि आपके ब्लड, आपके हार्ट से ब्लड कितना निकल रहा है, जा रहा है बॉडी को, दोनों के
प्रोडक्ट को है। द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल्स रेसिस्टेंस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, जिसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। ये प्रेशर आया कहाँ से था, तो यहाँ से रेसिस्टेंस और ब्लड वॉल्यूम से आता है। ठीक है, जिसमें कि आप लोग कार्डियक आउटपुट जान रहे हैं कि 1 मिनट में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, और पेरिफेरल रेसिस्टेंस को भी आप इससे पहले समझ गए हैं। आइए अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करते हैं। अब देखिए, हार्ट ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है और ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है। जब हार्ट जो है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्टिव होता है तो हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगा, ब्लड वेसल्स क्या होगा, मोस्ट कॉन्ट्रिक्ट करेगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट, बट आर्टरी सप्लाइंग स्केलेटल मसल्स एंड ब्रेन डायलेट। जबकि ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में रेट भी डाउन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट ब्लड वेसल्स डू नॉट हैव पैरासिम्पैथेटिक ब्लड सप्लाई। इसमें अब आइए, ये बैरो रिसेप्टर के बारे में अभी मैंने पढ़ाया, और केमो रिसेप्टर, ये केमिकल रिसेप्टर, मतलब किसको किसको नापेगा, ये किसको किसको नापता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपके ब्लड में कितना है, कहीं ज़्यादा तो नहीं, कहीं कम तो नहीं, उसको केमो रिसेप्टर कहते हैं। और बैरो रिसेप्टर कहते हैं प्रेशर कहीं घट तो नहीं गया, कहीं प्रेशर बढ़ तो नहीं गया, उसी को कहते हैं बैरो रिसेप्टर। आइए यहाँ से समझते हैं। कार्डियोवास्कुलर सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर को सीवीसी कहते हैं, इन मेडुला एंड पोन्स के पास है, यहाँ है। ठीक है, आइए अब हाइपोथैलेमस, ये यहाँ पर है, ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर है, और ये तो ब्रेन का पार्ट, इधर ब्रेन है। अब यहाँ मेडुला एंड पोन्स के पास, तो ये क्या करता है, यहीं से कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर, क्या होता है, यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है, यहीं से कंट्रोल होता है। अब देखिए, मैंने कहा था कि बैरो रिसेप्टर और केमो रिसेप्टर दोनों जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखिए, ये आर्क ऑफ ऑर्टा है, ये हार्ट से जो निकला है ऑर्टा, यहीं पर ये आर्क ऐसे बना हुआ, धनुष जैसे। इसी धनुष पर यहाँ पर एक सेंसरी टिश्यू है, इस सेंसरी टिश्यू को हम लोग कहते हैं केमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर। यहाँ भी केमो रिसेप्टर है, यहाँ भी बैरो रिसेप्टर है, यहाँ भी केमो रिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर है, 2 जगह है। अब देखिए, डिटेक्ट चेंजेज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ई भी नापता है, ई भी नापता है। ई होता है कहाँ पर, है यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है, कैरोटिड में। और ई होता है कहाँ, हार्ट के ऊपर है। ठीक है, तो समझिए, तो यहाँ भी दोनों है। तो बैरो रिसेप्टर यहाँ पर ब्लड के प्रेशर को नाप रहा है, और वहाँ का वहीं का केमो रिसेप्टर ब्लड में जो CO2 लेवल्स है उसको नाप रहा है, ऑक्सीजन को नाप रहा है, हाइड्रोजन को नाप रहा है, pH बता रहा है। यहाँ पर जो है केमो रिसेप्टर वही pH और CO2 यानी कि HO2 को नाप रहा है, प्लस प्रेशर को भी नाप रहा है। आइए अब एक बार इसको फिर से समझते हैं कि ये यहाँ से मेंटेन होता है, आइए यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, और ये चेंजेज इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो राइज करता है या फॉल करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर फॉल मतलब घट जाना, तो ये यहीं से होता है। अब बताइए कि करता क्या, ये एरो सब देख रहे हैं, ई कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको समझिए कि ये मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर है, तभी से जो ब्लड प्रेशर पर हैं उसी को यहाँ और बढ़िया से समझते हैं कि ब्रेन से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो यहाँ से मैसेज जाएगा इसको सीवीसी को कि प्रेशर बढ़ा हुआ है।
प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मैसेज छोड़ेगा किसको, हार्ट को, हार्ट के हार्ट रेट को ये मैसेज छोड़ेगा ब्लड वेसल्स को। 3 जगह मैसेज भेजता है एट रैंडम। कौन, सीवीसी, कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो है ई, कार्डियोवास्कुलर सेंटर भेजेगा मैसेज। 3 जगह मैसेज भेजता है। तब क्या होता है, मैसेज भेजने से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाता है, हार्ट का प्रेशर कम हो जाता है, उसका रेट कम हो जाता है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। अगर घट गया है तब भी इससे मैसेज जाता है फिर उसी तीनों को। तो एक बार ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, तो फिर प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है। लो था तो नॉर्मल कर दिया, हाई था तो नॉर्मल कर दिया। ये इसका मैकेनिज्म है और अच्छे से आपको इसमें मिलेगा। आइए, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। आई यहाँ पर मिलेगा, शायद अच्छी तरह से दिखाई पड़ रही होगी। ये आपको इस तरह से मिलेगा। ये देखिए, व्हेन ब्लड प्रेशर राइजेज, इसका मतलब हुआ कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब देखिए 1 नंबर 2 नंबर और ये तीनों एक साथ घटना घटित होती है। ठीक है, जब, और ये डॉट जो देख रहे हैं, डॉट लाइन और एरो, सब बात समझा रहे हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ से बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है। बैरो रिसेप्टर मैसेज भेजता है, क्योंकि बैरो रिसेप्टर ही ब्लड प्रेशर को नापता है कि ठीक है कि गड़बड़ है। ये किसको मैसेज भेज देता है, बैरो रिसेप्टर मैसेज भेज देता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर को, सीवीसी को। सीवीसी क्या करता है, 3 जगह मैसेज को भेजता है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज टू हार्ट, हार्ट को सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट टू हार्ट, फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिटेड टू ब्लड वेसल्स। अब क्या क्या होगा, सो देखिए, ये हार्ट में 2 मैसेज आया। एक बार कहता है कि पैरासिम्पैथेटिक, जो समझ रहे थे ना कि रेस्ट करो, तो ये क्या करता है, अपना ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो वो इंक्रीज होगा तो हार्ट का एक्टिविटी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये रेस्ट करने के लिए कहता है। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक तो कहता है बढ़ाओ, ये कहता है रेस्ट करो, वो कहता है काम करो, तेजी करो, ये कहता है, ये सिंपैथेटिक कहता है कि तेजी से काम करो, पैरासिम्पैथेटिक कहता है रेस्ट करो, वो कहता है काम करो, ये कहता है रेस्ट करो। तो जब ये रेस्ट करने वाला का एक्टिविटी बढ़ गया है कहने के लिए, तो हार्ट रेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो डॉट है, डॉट का मतलब होता है धीरे धीरे मैसेज का आना। इसका मैसेज धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, यहीं से धीरे धीरे मैसेज आया, ये तुरंत मैसेज गया है, ये इधर कर लिया है, तब तक ये मैसेज आ रहा है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट टू हार्ट, हार्ट को सिंपैथेटिक एक्टिविटी से रोक रहा है। क्योंकि पैरा है, ये काम कर रहा है, तो सिंपैथिक, अगर ये भी जाएगा, ये कहेगा तेज करो, वो कहेगा नहीं करो, दोनों टकराइए जाएगा ना, ये रोक रहा है। ये तो ये कह रहा है कि रेस्ट करो, ये तो अब ये चीज़ तो रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। तब तक एक और मैसेज है, ब्लड वेसल्स को भी ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट कर रहा है टू ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पर सिंपैथेटिक एक्टिविटी रुक रहा है, अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं रुकेगा तो कहेगा ये काम करो, तो ये तो रुक रहा, इनहिबिट मतलब रुक गया, इनहिबिटेड ये रुक गया है,
जब सिंपैथेटिक रुक गया है तो पैरासिम्पैथेटिक होला, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कहता है, सो जा, रिलैक्स हो जा। तो जब रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। तो क्या होगा, ब्लड वेसल, ये वैसोडाइलेशन और ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाएगा, डायमीटर मतलब बड़ा हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। फिर से समझिए, आप इस चीज़ में भंगठ जाते हैं। भंगठ जाना का मतलब है कि कन्फ्यूजिया आ जाते हैं, कान दोनों फ्यूज हो जाता है, कन्फ्यूजियाना नहीं है। सिंपैथेटिक कहता है काम करो, पैरासिम्पैथेटिक कहता है रेस्ट करो। शरीर में दो तरह का काम, रेस्ट करो, एक कह रहा है काम करो। तो किसी एक को काम कर भेजेंगे या किसी एक को रोक देंगे। यहाँ देखिए, काम करने वाला को रोक रहे हैं तो रिलैक्स हो रहा है तो डायलेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। इसको क्या करा है, काम करने वाला को रोक रहा है तो धीरे धीरे काम होगा। रिलैक्स वाला भी यहाँ आ रहा है, यहाँ इन एक्टिविटी को ये पहुँच रहा है तो रिलैक्स कह रहा है करने के लिए। नहीं करने वाला में, ठीक है, मतलब रिलैक्स करने वाला पहुँचा है, ठीक है, अब बिना रिलैक्स वाला को रोक दिया है दो जगह। तो इसका मतलब है एगो जो है रिलैक्स करने वाला को भेज दिया और काम करने वाला को रोक दिया, तो मतलब ओवरऑल हो गया रिलैक्स, ठीक है, ओवरऑल क्या हो गया, रिलैक्स। रिलैक्स होगा फिर उसी जगह पर आ जाएगा। नहीं समझे, काम करने वाला को रोक दिए, नहीं करने वाले को हैं धीरे धीरे मैसेज दिए। आई यहाँ फिर से समझते हैं। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात समझते हैं, फिर आएंगे यहाँ। when blood pressure fall, जब ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, तो इधर से फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, ऑर्टिक एंड कैरोटिड बैरो रिसेप्टर इनहिबिटेड। बैरो रिसेप्टर जो लगा हुआ प्रेशर नाप लिया, ये मैसेज देता है सीबीसी को, कार्डियोवास्कुलर सेंटर को। अब यहाँ से 3 जगह मैसेज जाता है, ब्लड वेसल्स को, हार्ट को। तो अब 3 जगह मैसेज गया। 3 जगह क्या क्या है, कहता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज। सिंपैथेटिक एक्टिविटी मतलब है कि हार्ट को काम करने के लिए कह रहा है। अरे ये तो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को कह रहा है काम करने के लिए, मतलब टाइट होने के लिए। तो टाइट हो जाएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। इधर जो हार्ट को मैसेज किया, देखिए ब्लड वेसल्स को मैसेज किया है, हार्ट को मैसेज किया है, कौन, सीबीसी। तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज टू हार्ट। सिंपैथेटिक का मतलब हो गया, सिंपैथेटिक का मतलब हो गया कि ये कहता है काम करने के लिए, है ना। तो ये क्या करेगा, तुरंत जाएगा, तो ये क्या करेगा, हार्ट का काम बढ़ा देगा। सिंपैथेटिक बढ़ाता है काम को, पैरासिम्पैथेटिक काम को घटाता है। देखिए सिंपैथेटिक है, काम को बढ़ाया है तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, और बर्थ काम करता है तो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, टाइट होता है। आज सिंपैथेटिक के फिर यहाँ आया है, देखिए ना, सिंपैथेटिक हार्ट को, तो क्या करेगा, हार्ट काम को बढ़ा दिया है। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को रोक दिया है। तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब नहीं करने वाला को रोक दिया, जो तुम काम ही नहीं करेगा तो रुक जा, तू रुक जा। काम करने वाला को भेज दिया, काम करने वाला को भेज दिया, ये दोनों मैसेज गया। तो हार्ट, ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर दिया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। तो क्या हो गया, अब 2 काम हो गया, तो ब्लड प्रेशर राइजेज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझे, ब्लड प्रेशर क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, शायद समझ गए होंगे। अब यहाँ आइए, इस पर आइए। यहाँ समझिए,
ये आपका ब्रेन है, ये सीबीसी है। ये सेकंड क्यों लिखे हैं, फर्स्ट यहाँ लिखे हैं? क्योंकि ब्लड प्रेशर घटना या बढ़ना कहाँ से ये बातें शुरुआत होती है, कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? ब्लड प्रेशर घटा है कि बढ़ा है, तो बैरो रिसेप्टर से न शुरू होती है कहानी। तो जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है वहाँ न आएंगे। तो बैरो रिसेप्टर कैरोटिड के पास है, कैरोटिड बैरो रिसेप्टर है, ऑर्टिक बैरो रिसेप्टर है यहाँ पे। तो ऑर्टिक बैरो रिसेप्टर कैरोटिड बैरो रिसेप्टर से, दोनों से ही जो पिल का है मैसेज जा रहा है, जिसको कहते हैं सेंसरी नर्व फाइबर लगा हुआ है। सेंसरी नर्व फाइबर से मैसेज जा रहा है सीबीसी को। यहाँ से भी एगो मैसेज गया, यहाँ देखिए 2 गो पिल का है, यहाँ देखिए 2 गो पिल का है। एगो कैरोटिड बैरो रिसेप्टर से मैसेज गया सीबीसी को, एगो ऑर्टिक बैरो रिसेप्टर से मैसेज गया है सीबीसी को। 2 जगह से मैसेज गया। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए 1 नंबर। पहली बात कि बैरो रिसेप्टर से सीबीसी को मैसेज गया है। दूसरी बात, अब ये सीबीसी 2 जगह मैसेज को छोड़ता है। जहाँ पर ये रेड कलर का जो देख रहे हैं वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, और जो ये ब्लू कलर का देख रहे हैं वो सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है। एक है पैरा, एक है सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, एक है सिम्पैथेटिक। मतलब सिम्पैथेटिक का मतलब आप समझे थे कि पूरे टाइट होकर के काम करना, और ये पैरासिम्पैथेटिक है आराम करना, ठीक ना। आइए इस चीज़ का यहाँ से आता है। तो ये मैसेज देता है 2 जगह, वैसे 3 जगह। कहाँ कहाँ? एक तो मैसेज देता है यहाँ हार्ट को, ठीक है, कि हार्ट को क्या मैसेज दे रहा था। अब देखिए, एक बार डिक्रीज करने के लिए, एक बार इंक्रीज करने के लिए। जब यहाँ से मैसेज जाएगा कि हार्ट रेट नहीं, कार्डियक आउटपुट यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जब बढ़ा हुआ मैसेज आएगा तो कहेगा डिक्रीज करो। यहाँ से मैसेज आएगा हार्ट को डिक्रीज, वर्क को डिक्रीज करो। जब बैरो रिसेप्टर से मैसेज जाएगा सीबीसी को कि प्रेशर तो घट गया है, तो यहाँ से मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा कि इंक्रीज करो कार्डियक आउटपुट को। ये मैसेज देता है हार्ट को। अब हे बीच में जो है ये एक्टिविटी है, अपने एक्टिविटी को बढ़ाओ। कार्डियक आउटपुट को तो बढ़ाओ ही बढ़ाओ, एक्टिविटी को बढ़ाओ या एक्टिविटी को घटाओ। तो हार्ट, फिर से समझिए, बैरो रिसेप्टर 1 नंबर में पहला, वहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। बैरो रिसेप्टर मैसेज देता है सीबीसी को, ब्रेन को, कि प्रेशर घट गया है या बढ़ गया है। सीबीसी कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो है, सीबीसी जो है, वो क्या करता है, वो 3 जगह मैसेज को भेजता है। क्या क्या? पहली बात कि हार्ट को कहता है आप अपना कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल कीजिए, या घट गया है या बढ़ गया है, दोनों स्थिति की बात मैं एक साथ कर रहा हूँ। कार्डियक एक्टिविटी को। दूसरी बात, 2 बात तो हो गई, एक तो कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करो, दूसरा हार्ट का एक्टिविटी को घटा दो या बढ़ा दो। दोनों में 2 बात है, नहीं समझे? सीबीसी वहाँ से मैसेज भेजता है, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो कार्डियक आउटपुट को कहता है कम करो, कार्डियक एक्टिविटी को कहता है कम करो। यदि ब्लड प्रेशर लो है तो कार्डियक आउटपुट को कहता है बढ़ा दो, कार्डियक एक्टिविटी को कहता है घटा दो, नहीं एक्टिविटी को बढ़ा दो। प्रेशर घटेगा तो दोनों इधर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो दोनों इधर घटेगा। ये हार्ट की बात है। अब वैसोडायलेशन पर आते हैं, और इस पर उसका अपोजिट चलता है, इसीलिए 3C है, 3A 3B 3C, यहाँ अपोजिट चलता है। चूँकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब है कि काम कर रहा है, इसको घटाना पड़ेगा तो घटेगा। जैसे देखिए ना, हमेशा
इसमें सिंपैथेटिक है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक है। इसमें देखिए ब्लड वेसुलेशन, इसमें सिंपैथेटिक है तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक है। इसका हार्ट को और इसमें ये है कि यहाँ से जो मैसेज आता है तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है, कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करता है, कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तीन चीज़ को कंट्रोल करता है, तीन चीज़ को कंट्रोल करता है। अब समझिए ये केमो रिसेप्टर की बात। ये क्या है? केमो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर को समझे, अब समझते हैं केमो रिसेप्टर, जिसमें कि H+ आयन है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ये सब पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, चूँकि केमो रिसेप्टर इस चीज़ को बताता है। तो केमो रिसेप्टर CBC को देगा। CBC स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो ये क्या है? ब्लड प्रेशर राइजेज है ना, कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, ये CBC है। केमो रिसेप्टर लगा हुआ यहाँ, ये सेंसरी नर्व है, यहाँ पर केमो रिसेप्टर, ये ऑर्टिक केमो रिसेप्टर है, ये कैरोटिड केमो रिसेप्टर है। सेम इसी जगह पर बैरो रिसेप्टर भी है, यहाँ भी बैरो रिसेप्टर है, दोनों का काम अलग अलग है। केमो रिसेप्टर केमिकल्स को नापता है, बैरो रिसेप्टर प्रेशर को नापता है। बैरो रिसेप्टर प्रेशर को मापता है, केमो रिसेप्टर केमिकल्स को। केमिकल्स क्या? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को। केमो रिसेप्टर में अगर ब्लड में हाइड्रोजन आयन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब का सेचुरेशन, ये सब का जो ये घट गया, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, वेसुलेशन, जिसमें ये ब्लड प्रेशर फॉल कर गया। चलिए अब आइए इसको समझते हैं हाइपरटेंशन को। स्टेज 1 100 अगर सिस्टोलिक ऊपर का 140 से 159/90 से 99 के बीच में कोई हो तो उसको कहेंगे स्टेज 1 का हाइपरटेंशन। अगर 160 से 179 ऊपर में, नीचे में 100 से 119 है तो स्टेज सेकेंड का हाइपरटेंशन सेकेंड स्टेज में है। सीवियर हाइपरटेंशन कहेंगे जब 180 से अधिक होगा ऊपर का, निचला 120 से अधिक हो जाएगा या इसके आसपास मतलब हो जाएगा तो कहेंगे इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसको सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, आइए अब हाँ, इसको समझिए ये क्या है। देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, हाइपरटेंशन इज ए मेन कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस compromising blood flow to major organs including the brain, head and kidney। अब देखिए इसमें स्ट्रोक, ब्रेन में जो स्ट्रोक होने की संभावना है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी रेटिना को डैमेज कर सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI या हार्ट अटैक आ सकता है जब आपको सीवियर हाइपरटेंशन है। सोचिए ब्लड प्रेशर, हाई BP कितना खतरनाक है यहाँ देखिए, फिर लो BP पर भी जाएंगे, दोनों खतरनाक है। जब BP हाई होगा तो आपके यहाँ ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, आप अंधे हो सकते हैं, आपका किडनी फेल कर सकता है, आपका हार्ट अटैक आ सकता है, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। ये रहा आपका शॉर्टकट, फिर इसको हम आगे बताएंगे। इस बात को जानिए कि आप कहाँ कहाँ आर्टरी को
ये पल्स को पॉइंट कर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हे देख रहे हैं, ये है कान के यहाँ पे कनपट्टी के पास, जिसको टेम्पोरल आर्टरी कहते हैं। और है यहाँ फेशियल पर ऐसे 3 उंगली रखिए, ऐसे ऐसे करेगा, पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पाला हुआ इसके सामने हे, देख रहे हैं ना, ई वाला कान का ई वाला, यहाँ देखिए ना, ऐसे 3 गो दीजिएगा, अपने चलेगा, फक फक कर रहा है। हाँ, यहाँ फक फक कर रहा है इससे। फिर ब्रेकियल, यहाँ पर आइए, देखिए यहीं पर हम लोग नापते हैं प्रेशर, यहाँ से इसको ब्रेकियल आर्टरी है, यहाँ पर भी हम अनुभव करते हैं, फील कर सकते हैं कि हार्ट धड़क रहा है। रेडियल आर्टरी, ये अंगूठा वाला, देख रहे हैं अंगूठा वाला, यहाँ पर यहाँ के दबाइए, 3 उंगली रखिए, इस पर पता चलेगा आपको। फेमोरल, ये फीमर के पास दोनों बगल है, फीमोरल आर्टरी को भी फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब ये पॉप्लिटियल आर्टरी है, जो घुटना के पीछे से रखिए ना, ऐसे से कर रहा है। पोस्टीरियल टिबियल आर्टरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना अनुभव कर सकते हैं। और ये जो डोर्सैलिस पेडिज है, डोर्सल पेडिज आर्टरी, ये आप इसको भी अनुभव कर सकते हैं। इसको समझिए, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट है। यहाँ से अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी की, जो मेन आर्टरी है। ठीक है, उसमें भी सिर्फ लिम्स की बात कर रहे हैं, दोनों हाथ दोनों पैर की। इसको समझना है, फिर आगे बढ़ेंगे। हार्ट से चला ऑर्टा में, यहाँ से चला इधर ब्रेन के लिए, इधर से चला ब्रेन के लिए, यहाँ से फिर चला हाथ के लिए, फिर यहाँ से चला हाथ के लिए। अब उधर पीछे से होकर के निकला है, ये तो आर्क ऑफ ऑर्टा है। यहाँ से अब चला है नीचे की तरफ, इस टांग के लिए, इस टांग के लिए। लिम्ब, हम लोग के 4 लिम्स होते हैं, 2 हाथ 2 टांग। ऑर्टा से दोनों हाथ के लिए भी जाता है, दोनों पैर के लिए भी जाता है। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, ये हार्ट है, ये हार्ट है। एक बार इसको नज़दीक से देखिए, हमारा हार्ट ये है, ये है। अब ये जो है सो ये है आर्क ऑफ ऑर्टा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपको हार्ट। हार्ट कहाँ से कहाँ तक देखे आप, हार्ट को देखे, यहाँ से ये देख रहे हैं, ये आपका हार्ट है। अब ये जो हार्ट से ब्लड आया है इसमें, ठीक है, ई वाला, ये नीचे चला गया ये ब्लड। ठीक है, ये नीचे चला गया, यहाँ से लेफ्ट के तरफ एक गया है, एक राइट के तरफ गया है। ये क्लेविकल के, देख रहे क्लेविकल बोन है, ये कॉलर बोन, इस होकर के यहाँ से फिर बटा है क्लेविकल के ऊपर से। ये आपको किस में जा रहा है, हाथ में। इधर से जा रहा है कहाँ, हाथ में। और यहाँ से फिर 2 रास्ता फूट गया है। फिर से देखिए, एक हार्ट से आया ऑर्टा में, यहाँ से 3 तरफ की रास्ता खुला, एक पैर की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। यहाँ से 3 तरफ, एक नीचे 2 ऊपर, 2 ऊपर, एक ये नीचे और 2 ऊपर चला। तो एगो चला गया राइट, लेफ्ट साइड, एक चला गया राइट साइड। अब
लेफ्ट साइड में एक राइट हैंड में गया, एक चला गया ब्रेन में, फिर राइट साइड में एक राइट हैंड में गया और राइट फिर कैरोटिड से ब्रेन में, लेफ्ट हैंड में भी गया था राइट। अब चलिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड को देख लिए। अब चलते हैं यहाँ से, अब यहाँ तक आया, अब यहाँ से लेफ्ट लेग में राइट लेग में बट गया ये। अब आइए सबको नाम से जानते हैं, सबको इसको कहते हैं आर्क ऑफ ऑर्टा, आर्क ऑफ ऑर्टा, ठीक है। यहाँ से जैसे यहाँ गया इसको कहते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, चूँकि क्लेविकल बोन के पास है इसीलिए इसको कहते हैं, और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी कहते हैं। राइट में होगा तो उसको कहेंगे राइट सब क्लेवियन आर्टरी। और वहीं आपको ये भी निकलता है जिसको कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या कहते हैं? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जिसको कि आप अनुभव कर सकते हैं। उंगली रखिए, ऐसा नहीं कि इतना दबा दीजिए कि ब्रेन को ब्लड जाना ही रुक जाए। हाँ, ब्लड को ऑक्सीजन मिलना ही रुक जाए, ब्लड से ऑक्सीजन मिलता है। तो कैरोटिड आर्टरी ऐसे एक पर रखिए, पहले देखिए, दूसरा पर देखिए, अनुभव कीजिए कैरोटिड आर्टरी। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ से एक और निकल जाता है। फिर लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ से निकल जाता है, ई ब्रेकियल वाला में से। आइए अब यहाँ आते हैं उसके नीचे की तरफ हैंड में। तो यहाँ आ गए तो इसको क्या कहेंगे? ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं इसको। ब्रेकियल आर्टरी दिखाई पड़ती है, हम बोल रहे हैं ये ब्रेकियल आर्टरी है। और ये जो है यहाँ तक आपको हो गया ब्रेकियल आर्टरी। अब जैसे रेडियस वाला हड्डी में आएगा तो उसको कहेंगे रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। चूँकि एक चला जाता है कहाँ? रेडियस के तरफ, एक अल्ना के तरफ। तो अल्नर आर्टरी हो जाएगा अल्ना वाला बोन्स के तरफ, रेडियस बोन के तरफ जो हैगा उसको रेडियल आर्टरी कहेंगे। तो दोनों आर्टरी को भी जान गए। डीप पामर आर्क है यहाँ पे, पाम में मतलब अंदर में, ऊपर से नहीं दिख इसलिए इसे पता नहीं चलेगा। अंदर में यहाँ पर आर्क बना हुआ है, धनुष, वहाँ से सब जगह के लिए गया हुआ है, ठीक है। तो सुपरफिशियल पामर आर्क भी है, एक ऊपर में भी है, एक तो डीप में है, एक अंदर में है, एक ऊपर से भी है। क्यों है आर्क बना हुआ जानते हैं? क्योंकि वहाँ से जैसे टेबल को कभी कभी गोल बनाते हैं, इसीलिए गोल बनाते हैं कि एक तरफ बैठेंगे तो सबका मुंह लगभग एक दूसरे से बात कर पाएंगे। एक तरफ होगा, सम्मुख होगा नहीं, शीर्षाभिमुख जिसको कहते हैं, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, इसलिए गोल बनाते हैं, आर्क बनाते हैं धनुष टाइप से टेबल को, तब बैठते हैं नहीं। तो उसी टाइप से सबको ब्लड देने के लिए गॉड ने ऐसा बनाया। तो यहाँ भी देख रहे हैं ये ब्रेकियल आर्टरी है, यहाँ से ये रेडियल आर्टरी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अल्नर आर्टरी होगा, ठीक है। अंगूठा के तरफ रेडियल आर्टरी और अंगूठा के जो अपोजिट है उसको कहेंगे अल्नर आर्टरी। तो हाथ के आर्टरी को अभी क्या क्या जान गए? हैंड के आर्टरी को जान गए, ब्रेन तरफ जो गया है उस आर्टरी को जान गए। अब समझेंगे पैर के तरफ जो आर्टरी जा रहा है उसको। यहाँ आए, यहाँ से जब दो को हो गया तो कॉमन एलियक आर्टरी, चूँकि यहाँ एलियक रीजन है, एलियक रीजन है इसीलिए इसको क्या कहेंगे? और इंटरनल एलियक आर्टरी है, एक्सटर्नल एलियक है यहाँ ये आर्टरी, ये अंदर चला जाता है तो इंटरनल हो गया, वो उसमें चला जाता है, वो भी अभी तुरंत पढ़ेंगे। अब आ गया जांघ में, तो इसको कहेंगे फीमोरल आर्टरी, फीमर बोन के पास है। अब ये घुटना के पास है तो पॉप्लिटियल आर्टरी,
फिर आ जाएगा एंटीरियर टिबियल, टिबिया के तरफ होगा तो टिबियल आर्टरी, ठीक ना। फिबुला के तरफ होगा तो फिबुलर आर्टरी, ठीक है। एक को पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहेंगे। अब डोर्सल के पास आया तो डोर्सलिस पेडिज आर्टरी, प्लेंटर आर्क, यहाँ से फिर सब जगह सब फ्लेंजिज को जाएगा, याद रहेगा, समझे। आपके हार्ट से जो ब्लड जा रहा है दोनों हाथ में, दोनों पैर में, उसको अभी समझ रहे हैं, ठीक है, समझ गए। आइए अब चलते हैं इसमें। नहीं, बड़ा हो गया ऐसे। वो क्या था, वो क्या था, वो था आर्टरी। चूँकि वो रेड है, रेड कलर का, रेड कलर का है तो ये क्या है, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये वेन है, इंजेक्शन जो हम लोग लगाते हैं। आइए ना, इसको जानते हैं कहाँ कहाँ होता है। नस में जो सुइया देते हैं ना, इंट्रावस्कुलर। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ये वेन है, वो आर्टरी था। आई तो हार्ट में तो वहाँ तो देखे थे कि हे नहीं दिखाई पड़ती होगी, यहाँ आर्क ऑफ ऑर्टा था, ये वो नहीं है। ये क्या है यहाँ पे, उसके बगल से उसमें मिला है। ये नीचे वाला भी ब्लड, जब नीचे में जो ब्लड पहुँचा था आर्टरी से, तो निचला ब्लड फिर हार्ट को आएगा तो दूसरे रास्ते से नहीं, तो वो रास्ता को कहते हैं ये वेन, वेन से जाता है। इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ऊपर वाला ब्लड जो आता है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो अभी आप देखे थे दोनों हाथ वाला का, ब्रेन वाला का इधर सब एक था, वहाँ जाके कनेक्शन, दोनों टांग वाला का कनेक्शन ऊपर जाकर के एक है। तो टांग वाला ब्लड जो है, नीचे का जितना ब्लड है वह इन्फीरियर वेना कावा से हार्ट को मिलता है। ऊपर वाला हाथ वाला ये सब जो ब्लड है ये सुपीरियर वेना कावा से हार्ट को मिलता है। चूँकि ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा है, यही दो ठो हार्ट के पास रहता है, सब जगह से ला के देता है। निचला सब ब्लड को ला के देता है इन्फीरियर, ऊपर का सब ब्लड ला के देता है सुपीरियर। आई अब देखेंगे यहाँ से, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, ये फेशियल वेन है। किसी चूँकि वेन ऊपरी में रहता है, आर्टरी अंदर में रहता है, वेन किसी को दिखाई पड़ती है और टेबने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये फक फक नहीं करता है। दबाइएगा, रुका रहेगा तब तक, फिर छोड़िएगा, फिर चला जाएगा, ठीक ना। ये स्लो चलता है, तो सिर्फ ऊपर में रहता है। ऊपर में रहने के कारण आप इतना तो देख सकते हैं कि ही है ऊपर में, यही बात, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये इंटरनल जुगुलर वेन है, यहाँ देखिए एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। जहाँ पर आप कैरोटिड आर्टरी को देखे थे वहीं पे जुगुलर वेन है, ये गले के पास है। सब क्लेवियन वेन है, जहाँ पर कि आप सब क्लेवियन आर्टरी को देखे थे। राइट वाला देखे थे, लेफ्ट वाला देखे थे, इसमें भी लेफ्ट वाला देखेंगे, राइट वाला देखेंगे, सेम सब कुछ उसी टाइप से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ फीमोरल वेन देख रहे हैं तो वहाँ पर फीमोरल आर्टरी को देखे थे, है ना, बिल्कुल। पॉप्लिटियल वेन देख रहे हैं, वहाँ पॉप्लिटियल आर्टरी को देखे थे। टिबियल वेन देख रहे हैं, टिबियल आर्टरी को देखे थे। सब सेम कुछ है, वो समझ गए तो ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। ये फ्लेंजिज के लिए है यहाँ, है ना। फिबुलर वेन सबको भी समझ रहे हैं। आइए अब जो मेन ब्रांच को सिर्फ जानेंगे, सो देखिए। शायद ये पिक्चर दिखाई पड़ रही होगी, नहीं तो हम बोलते चलेंगे। ये हार्ट नहीं दिखाई पड़ रही होगी आपको, ये वाइटल ऑर्गेन भी है जहाँ जहाँ जाता है। चलिए कम से कम ही आर्क ऑफ ऑर्टा दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ से ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, जो ये चला जाएगा कहाँ, ब्रेन को, ये ब्रेन को चला जाएगा, ये गला के पास है अभी। आइए अब जो नीचे जाएगा इसको ब्रोंकियल आर्टरीज कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को,
क्यों कहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक को ब्रोंकियल आर्टरी? क्योंकि ये ब्रोंकाई के पास, ब्रोंकस ब्रोंकाई समझते हैं ना, इसके पास है। अब जब वहाँ से नीचे चलते हैं तो इन्फीरियर ये फ्रेनिक आर्टरी है। फ्रेनिक आप समझ रहे होंगे, कोस्टोफ्रेनिक पढ़े होंगे, है ना, जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उस समय में। अब आइए, ये फ्रेनिक आर्टरी को देख लिए। अब कोलियक आर्टरी जिसको ट्रंक के पास है ना, आइए उसके पास एब्डोमिनल ऑर्टा हो गया, फिर वहाँ से इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, फिर यहाँ से फेमोरल में ये चला जाएगा, जिसको राइट फेमोरल आर्टरी, लेफ्ट फेमोरल आर्टरी, ये चला जाएगा। अब किडनी को कहाँ से गया? तो आप देख रहे हैं कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी है, इसको कहाँ से जा रहा है? तो कोलियक आर्टरी के थ्रू इसको जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और भी यहाँ देखेंगे और विस्तार से पार्टिकुलर पर भी बेसिस पर पढ़ेंगे। यहाँ दोनों चीज़ है, ये हो गया आपको आर्टरी, तो ये हो गया वेन, मेन ऑर्गेन का जो है, ठीक है, मेन ऑर्गेन का जो है देख रहे हैं। वहाँ देखे थे कि कैसे कैसे ब्लड, इसको ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल रहा था वाइटल ऑर्गेन को, तो वाइटल ऑर्गेन से फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट को कैसे जा रहा है, इसमें देख रहे हैं, ठीक है। आइए अब आप यहाँ देखेंगे इस चीज़ को देखिए। अब एक साइड का, लेटरल साइड का, ब्रेन का और गर्दन का हम लोग यहाँ देखेंगे, हेड एंड नेक का जो आर्टरी है, फिर वेन को भी देखेंगे। तो पहले एक साइड का देखते हैं, फिर दूसरा साइड का देखेंगे आर्टरी, फिर एक साइड का वेन, दूसरे साइड का वेन, ये आर्टरी दोनों साइड का देखेंगे। अब देखिए यहाँ, ये तो आपको जो नीचे ये तो देख रहे हैं, यहाँ से चला जा, ये कहाँ जा रहा है जान रहे हैं ना, ये जा रहा है कहाँ, हैंड में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। अब एक और यहाँ से आता है जो इस होकर के जाता है, इसको वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं। अब यहाँ से चला गया ये इंटरनल में और ये एक्सटर्नल में, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ घुस रहा है। यहाँ से दो ब्रांच हो गया है, किसका, कैरोटिड आर्टरी का, एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल हो गया जो इधर से इधर सप्लाई कर रहा है ब्लड को, एक अंदर सप्लाई कर रहा है ब्लड को, फिर इसी टाइप से इधर सप्लाई करेगा एक्सटर्नल, फिर इधर से इंटरनल को सप्लाई करेगा। देखते चलिए आगे चलते हैं। तो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, थायराइड में जो आर्टरी गया हुआ है, थायराइड ग्लैंड है, एक ऑर्गेन है। अब लिंगुअल आर्टरी है ये, ठीक है। फिर फेशियल आर्टरी है जो फेस पर गया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये फेस पर जो ब्लड पहुंच रहा है। फिर मैक्सिलरी आर्टरी है, मैक्सिला में जो पहुंच रहा है, इस में, इस पार्ट में जिसमें दांत सब, मैक्सिला में दांत है, मैंडिबल में दांत है, खुट्टा जैसे गड़ा हुआ है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ भी ब्लड जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए कि ये जो हैंड की तरफ जा रहा है, यहाँ से अब ये गला में है, यहाँ से आगे बढ़ा है, तो कुछ अंदर गया है, कुछ बाहर की तरफ आया है। इसको समझने के बाद ये देखिए, ये कौन सा है, ये पीछे की तरफ से है, ठीक है, पीछे की तरफ से देखिए ध्यान से। ये अब यहाँ से ये तो हाथ की तरफ चला गया राइट हैंड में, ये लेफ्ट हैंड में चला गया। ये जो है सो क्या है, ये कैरोटिड आर्टरी है, और ये भी कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पीछे से, तभी देख रहे थे आप साइड से, अब देख रहे हैं इसको पीछे से, ठीक है। कहाँ से किसको किसको ब्लड मिल रहा है। यहाँ पर ये गैंग्लियन पार्ट है, ये देख रहे हैं। आइए अब जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, चलिए यहाँ आइए।
ये देखिए, और जो है ये आर्टरी को देखते हुए अब वेन में जाएंगे। जो जो चीज़ देखे हैं हम आर्टरी में, वही वही चीज़ वेन में देखेंगे। फिर देखिए कैसे कैसे इस साइड से अब यहाँ से आया है एक, ये जिसको कहते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और एक ये जो देख रहे हैं ये कैरोटिड वेन है। वहाँ सेम इसी को आर्टरी, इसको वेन कहते हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इधर से ब्लड हार्ट में जा रहा है, उसमें था कि हार्ट से ब्लड इसमें जा रहा था, बस अपोजिट है, सेम सब नाम वही है। वहाँ फेशियल आर्टरी वाला है, तो यहाँ फेशियल वेन है। दोनों अलग अलग है ना, एक ही नहीं है। तो सीखते चलिए। वो देख रहे थे क्या, आर्टरी, ये देख रहे हैं वेन। अब आइए, अब एक एक अब देखते हैं सिर्फ एक हैंड का जो है। आप यहाँ देखे थे कि ये हार्ट है, हार्ट से आर्क ऑफ ऑर्टा से यहाँ से ये राइट की तरफ मूव हुआ था, उधर लेफ्ट की तरफ। तो राइट की तरफ तो वर्टिब्रल आर्टरी ये उधर चला जाता है वर्टिब्रा में, मतलब रीढ़ वाला वो हड्डी में उसको करके जाता है। अब सब क्लेवियन आर्टरी है ये राइट सब क्लेवियन आर्टरी है यहाँ, और उधर हो जाएगा लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, जो अभी तुरंत पढ़े। आइए राइट वाला में पढ़ते हैं। अब एक्जिलरी आर्टरी, इसको इसलिए यहाँ कहते हैं, एक्जिलरी मतलब होता है, एक्जिलरी मतलब कांख होता है। क्या कहते हैं, एक्जिलरी मतलब कांख, ऑक्जिलियरी नहीं है, सहायक वर्ब नहीं है, ऑक्जिलियरी वर्ब, ऑक्जिलियरी सहायक। ये एक्जिलरी है, एक्जिलरी मतलब कांख होता है, आर्म पीठ होता है, कांख, आर्म पीठ कांख। तो दाहिने वाली बात है। तो जब आया था तो इसको क्लेविकल बोन के पास है, तो इसलिए सब क्लेवी, इसको कहते हैं राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। वहाँ से जैसे आगे बढ़ा नाम चेंज हो गया। क्या नाम चेंज हुआ इसका एक्जिलरी वेन हो गया। वहाँ से जैसे आगे बढ़ा इसमें आया तो उसको ब्रेकियल आर्टरी कहे। मेन वेन की बात मैं कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे वेन भी है, कहते वेन नहीं आर्टरी, ये वेन नहीं है आर्टरी है। मेन आर्टरी की बात मैं कर रहा हूँ, छोटे छोटे आर्टरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब छोटे छोटे आर्टरी है। ये ब्रेकियल आर्टरी है। अब ब्रेकियल आर्टरी यहाँ से फिर दो पार्ट में हो गया है। एक को कहते हैं रेडियल आर्टरी जो अंगूठा के तरफ है, एक इसके इधर तरफ से ये जो लिटिल फिंगर की तरफ जाएगा उसको अल्नर आर्टरी कहेंगे, ये मेन आर्टरी है। फिर डीप पामर आर्क है, डीप मतलब अंदर में है, वो इस तरह से धनुष बना हुआ है, फिर सब उंगली को जा रहा है ब्लड। एक सुपरफिशियल पामर आर्क है जो ऊपर में है, वो आर्क बना हुआ, चूँकि दोनों तरफ में ब्लड चाहिए, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। फिर रिटर्निंग भी है दोनों तरफ का। ये वन हैंड का देख लिए तो दूसरे हैंड का समझ गए होंगे। आइए ये राइट आर्म का, अब ये वेन है, ये क्या था आर्टरी, तो रेड कलर का, ये ब्लू कलर का। देखिए सेम चीज़ होगा, यहाँ हो जाएगा राइट सब क्लेवियन वेन, फिर राइट क्लेविकल ये बोन है ये छोटे छोटे को सिफेलिक कहते हैं। अब इसको एक्जिलरी वेन कहते हैं। तो एक्जिलरी वेन कहते हैं, और सिफेलिक वेन जो है यहाँ से यहाँ आकर के जुड़ गया है, फिर ये सिफेलिक वेन है। लेकिन हम जो मेन वेन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए सिफेलिक वेन भी, ये सब भी मेन वेन है। आर्टरी उधर पढ़े थे, स्टडी किए थे, यहाँ वेन की स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ से एक्जिलरी वेन, फिर बेसिलिक वेन, यहाँ से इसको कहेंगे बेसिलिक वेन। फिर यहाँ से दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक रेडियल वेन, एक हो जाएगा अल्नर वेन। रेडियल वेन रेडियस की तरफ, अल्नर वेन अल्ना की तरफ।
फिर बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन, ये सिफेलिक वेन है अंगूठा की तरफ, ठीक है। फिर मेडियल वेन, डोर्सल मेटाकार्पल वेन, फिर डीप पामर वेनस आर्क, फिर ये डिजिटल वेन। ये सब वेन हम सिर्फ किसका देख रहे हैं? राइट आर्म का। अभी हम राइट आर्म का आर्टरी को पढ़े, राइट आर्म का वेन को पढ़े। जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो यहाँ देखिए किस में लगाते हैं। अगर यह दिख गया तो इसी में यहाँ भोंक देते हैं। कभी कभी जो होता है यहाँ पर नीडल भोंक के इधरे छेद करके पंक्चर कर देते हैं। न इधर गया न इधर गया, क्योंकि यहाँ तो क्या है, एक बार हम बड़ा करते हैं इसको, देखिए गड़बड़ाता कहाँ है। देखिए, अब देखिए हाथ में अगर देखिएगा तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए रास्ता इधर भी गया है, इधर भी गया है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। आप यहाँ तो इस सामने तो भोंके सीधा, आप तो नीडल को सीधे रखिएगा, तो सीधे रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ तो ऐसा गया, फिर यहाँ ऐसे चला गया, या फिर यहाँ तो ऐसा गया इधर चला गया। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो नहीं गड़बड़ाएगा, पंक्चर नहीं करेगा, या जानते हैं कि कैसा रहता है यहाँ पे, तो ये सीधा है या फिर ये सीधा है ना। ये मेडियन क्यूबाइटल वेन जो है ये यहाँ पर इस तरह से टेढ़ा है, या इधर दीजिएगा इधर तो सब सीधे सीधे है। देखिए इधर तो सब सीधे सीधे है, इधर से दीजिए, इधर से दीजिए, इधर से दीजिए। लेकिन जितना ऊपर जाएंगे उतना बड़ा वेन होगा, उतना सही से देने में आसानी होगी, पेशेंट को दर्द कम करेगा। क्योंकि ये बड़ा है, इधर दीजिएगा तो कम प्रेशर में चला जाएगा, क्योंकि वेन मोटा है। इधर पतला में दे दीजिएगा तो प्रेशर पड़ेगा तो दर्द करेगा उसको। इसीलिए इधर जितना आपको मिल सके यहाँ तक में, तो इधर दीजिए तो अच्छा रहेगा। कोलियक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज, ये आर्टरी का है। देखिए कोलियक रीजन में जो कहाँ जा रहा है, कोलियक से, कोलियक आर्टरी से कहाँ, गॉल ब्लैडर को, लीवर को, स्टोमैक है ये, स्टोमैक को, ये स्प्लीन है, पिलिया, उसको राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, स्प्लेनिक आर्टरी है, पेनक्रियाज में भी जा रहा है। लेफ्ट गैस्ट्रो, ये क्या है, गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है। इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, डियोडोनम में जा रहा है। हेड और पेनक्रियाज यहाँ है, क्योंकि पेनक्रियाज यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। कोलियक आर्टरी ये देख रहे यहाँ है, कोलियक आर्टरी, सबको यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा है, सब जगह जा रहा है। आप इसको ऐसे देखिए बड़ा करके, ये कोलियक आर्टरी है, यहाँ से देखिए ब्लड सप्लाई लीवर को, गॉल ब्लैडर को, स्प्लीन को, ये स्टोमैक को जा रहा है, इसी से ब्लड जा रहा है। पेनक्रियाज को ब्लड जा रहा है, क्या कहते हैं ये तो आर्टरी सबका नाम है, इसको देख लिए। चलिए अब देखिए कहाँ जा रहा है। ये मेसेंट्रिक आर्टरीज वहाँ से जो निकला था, ये मेसेंट्रिक आर्टरीज अब आगे बढ़िए। ये जो आप देख रहे हैं ये आर्टरी अब आगे के लिए जा रहा है, तो कहाँ तक जाएगा सो देखिए, ये कहाँ तक जा रहा है, ये सब पार्ट में जा रहा है। ये डिसेंडिंग कॉलन में जा रहा है, ये असेंडिंग कॉलन, सब जगह ये सप्लाई यहाँ से देखिए सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर मेन ब्रांच से छोटे छोटे ब्रांच में जाता है, ठीक है। चलिए ये फिर वेन वो आर्टरी था, हार्ट से ब्लड आया था सब ऑर्गेन में, अब सब ऑर्गेन से हार्ट में ब्लड जाएगा रिटर्न सेम। अब पढ़ेंगे तो अब
इस चीज़ को देख रहे हैं, लेग का नीचे तक आ रहे हैं अब, है ना। ये फीमोरल आर्टरी है, पोप्लिटल आर्टरी है, जो इससे पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए आर्टरी और वेन को, इधर आर्टरी देख रहे हैं दोनों लेग का, और इधर वेन देख रहे हैं। आइए इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लें, फिर से इसको रिकॉल करें। ये घुटना के पास जो है इसको पोप्लिटल आर्टरी कहते हैं। आप समझ सकते हैं, धड़कन फक 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 कर रहा है। आप जाइए अपना देखिए घुटना के पीछे, वहाँ एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, फिर फिबुलर आर्टरी है। फिबुला के पास, जो फिबुला के साइड में नज़दीक में होगा फिबुलर आर्टरी, जो टिबिया के आसपास होगा टिबुलर आर्टरी। अरे फिबिया, टिबुला, ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम में, शुरू में पढ़ चुके हैं, ये सब तो याद है। फीमर बोन कौन है, जांघ की हड्डी है, तो फीमोरल आर्टरी, तो वही फीमोरल वेन। जो एक चीज पहले बेस मजबूत होना चाहिए, सब बात समझ में आ जाएगी। फिर ये डोर्सल है ना। तो कुछ बात है कि आप टार्सल, मेटाटार्सल, ये सब पढ़े हैं ना, कि हाथ में, फिर नीचे टांग में टार्सल, हाथ में कार्पस, मेटाकार्पस, ये सब चीज़ पढ़े हैं स्केलेटल सिस्टम में। चलिए आइए, खूब मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब ये जांघ से इधर वेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पोप्लिटियल वेन है, तो बस यहाँ पोप्लिटल आर्टरी है, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये हार्ट से ब्लड आया है, ये इधर का ब्लड हार्ट को जा रहा है, ये हार्ट से आ रहा है, ये हार्ट को जा रहा है, बस यही बात है। समझ रहे हैं? आइए, बहुत अच्छी बात। तो इस चीज़ को देखते हुए चलिए, हाँ, अब सबका सारांश यहाँ है, सबका यहाँ पर सबका हिस्ट्री यहाँ है। देखिए ये क्या है, आर्टरी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हार्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ब्लड, जो सबको जाता है, सारी दुनिया को, मतलब सारी दुनिया मतलब पूरे शरीर को। तो पूरे शरीर में हार्ट नहीं आता है, हार्ट भी आता है। तो जब हार्ट आता है तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए ना। जब खाना बनाने वाली खाना बनाती है तो सबको खाना खिलाती है, अपना भी खाना खाती है, बस यही बात है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकला, ये एरो देख रहे होंगे, ये एरो है, तो ब्लड जब निकला तो यहाँ पर ही देख रहे हैं, ये हार्ट को ब्लड आया। ये कोरोनरी आर्टरी द्वारा हार्ट को जो ब्लड मिलता है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड देता है। हार्ट अपने से ब्लड लेता है तो कोरोनरी आर्टरी थ्रू यहाँ लेता है। जानते हैं कोरोनरी आर्टरी कभी ब्लॉक हो जाता है तो उसी का सर्जरी होता है। चलिए आगे देखिए, अब ये मेन है ऑर्टा, महाधमनी, बड़का पाइप लगा है, इस पाइप को पढ़ते हैं। यहाँ से ब्लड निकला है तो इसे टेर इसलिए बनाया है गॉड ने बड़ा सोच के कि इधर भी जाए उधर भी जाए, इधर भी आए उधर भी जाए, सबका मन खुश करे, सबको दे रहे हैं। ये लेफ्ट में, लेफ्ट के तरफ जा रहा है, ये राइट के तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड में जा रहा है और लेफ्ट साइड से गला से पास होते हुए ब्रेन में जा रहा है। ये राइट हैंड में जाएगा और राइट साइड से गला से होकर के ब्रेन में जा रहा है। अब इसको बढ़िया से समझते हैं कि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी कहते हैं, जो पीछे पढ़े हैं। फिर लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, जो वर्टिब्रा से होकर के, किस वर्टिब्रा को, रीढ़ की हड्डी को भी तो ब्लड चाहिए, तो वर्टिब्रा में भी यहाँ से फूट जाता है एक, और यहाँ से रास्ता ऐसे है तो एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, इस रास्ता में भी एक और रास्ता, एगो यहीं से ऑर्टे से सीधे जा रहा है, फिर यहाँ से जा ही रहा है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है लेफ्ट का, और राइट का भी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये, ठीक है, जो यहाँ से जा रहा है, ठीक है।
आइए अब आप इस सब को पढ़ते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड को एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर राइट साइड को। लेफ्ट साइड को ऊपर वाला पहले क्लियर करेंगे, फिर नीचे वाला। लेफ्ट साइड को अभी हम हिस्सा बांट लेते हैं, ठीक है। हिसाब बांटने में थोड़ी गलती कर दिए है, यहाँ से हमको यहाँ आना चाहिए था। रुकिए 1 मिनट, अच्छे से हिसाब बांटते हैं। इसमें तो दोनों का हिस्सा है। यहाँ से हम इधर का ऊपर की बात करेंगे। यहाँ से ये चला गया लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को गया। फिर यहाँ से जो ये कैरोटिड आर्टरी है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि हेड एंड नेक को ब्लड देते हुए जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हेड एंड नेक चारों को समझ लिए कि ब्लड यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। एक कैरोटिड आर्टरी से हेड एंड नेक, एक वर्टिब्रल आर्टरी से वर्टिब्रा को मिल रहा है। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रा भी कहते हैं, तो वर्टिब्रल आर्टरी से वर्टिब्रा को, और कैरोटिड से, कैरोटिड यहाँ होता है गले के पास, तो गला को मतलब हेड एंड नेक को, सिर को और गर्दन को मिलता है, तो हेड तक चला जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ गए। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ से ये रास्ता इधर की तरफ मूव कर गया। अब लेफ्ट आर्म में घुसा, जिसको एक्जिलरी मतलब कांख, और ये सब, ये जो क्लेविकल बोन है, कॉलर बोन, अब इस अंदर से होकर के गया है, अंदर से होकर के अब ये इधर आ गया, कहाँ, लेफ्ट आर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आया है तो वहाँ से चला जाएगा कहाँ पे, हैंड में, लेफ्ट हैंड में चला गया, ठीक है। वहाँ तक लेफ्ट आर्म तक चला गया, और वो सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अब आइए, अब लेफ्ट साइड में किसको किसको मिलता है, ईसोफेजियल आर्टरी, जो कि ईसोफेगस को देता है ब्लड। ब्रोंकियल आर्टरी लंग्स को देता है, ब्रोंकस, ब्रोंकाई के पास। इंटरकोस्टल आर्टरी रिब्स को देता है, टिश्यू ऑफ थोरैक्स को देता है, थोरैक्स के टिश्यू को इंटरकोस्टल आर्टरीज किसको देता है, रिब्स को, मतलब छाती के हड्डी को, और टिश्यू ऑफ थोरैक्स को देता है, थोरैक्स का जो टिश्यू है ना, इसको मिलता है ब्लड। और फ्रेनिक आर्टरी से डायफ्राम को मिलता है। वहीं पर जब आप एक्सरे पढ़ रहे थे उसमें देखे होंगे सीपी एंगल, ठीक ना, तो ये सब की बातें, या फ्रेनिक, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये सब पढ़े होंगे, तो समझ रहे होंगे कौन जगह की बात है। तो उसी जगह को फ्रेनिक कहते हैं, उसी जगह की आर्टरी को फ्रेनिक आर्टरी कहते हैं, जो डायफ्राम को देता है। डायफ्राम तो समझिए नहीं करते, डायफ्राम ऊपर होता है, नीचे होता है, तो सांसें चलती है, आती है सांस, जाती है सांस, सांस का लेना देना, सांस का लेना और छोड़ना डायफ्राम ही करता है, और सांस फेफड़ा में, लंग्स में आती है और निकलती है। एड्रिनल आर्टरीज तो एड्रिनल ग्लैंड के पास है, सीधी सी बात है, एड्रिनल ग्लैंड को देता है। सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। रीनल आर्टरी किडनी को देगा, और गोनेडल आर्टरीज, गोनेड का मतलब ही समझ रहे हैं, चाहे वो मेल में हो फीमेल हो। यहाँ अगर मेल की बात है तो टेस्टिस में जाएगा, फीमेल की बात है तो ओवरी में जाएगा, तो इसको गोनेडल आर्टरीज कहते हैं, ठीक। आइए लेफ्ट कॉमन, अब यहाँ से टांग की तरफ, यहाँ से दो भाग में बट गया, जिसको लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, इधर राइट इलियक। तो हम लेफ्ट की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ से चला गया लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, जो लेफ्ट लेग में चला गया, और ये लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी जो पेल्विस एंड पेल्विक ऑर्गन, ये जो पेल्विक है, हिप सब पढ़े हैं, कुल्हा, जो पेल्विक पार्ट जो है उस पेल्विक में जाता है, कहाँ से, तो इस आर्टरी का नाम है इलियक आर्टरी,
इलियक आर्टरी से ब्लड जाता है। और इधर पैर में जाने वाला तो लेफ्ट लेग वाला पढ़ चुके हैं, फीमोरल आर्टरी, फिर उधर से टिबियल आर्टरी, फिर फिबुलर आर्टरी, फिर आगे पढ़ चुके हैं पोप्लिटियल आर्टरी, फिर आगे बढ़ चुके हैं। अब आइए राइट साइड में, लेफ्ट साइड को आपने स्टडी कर लिया है, तो अब हिस्सा बांटते हैं उसका। इतना कि देखे ब्लड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हार्ट से। आइए अब ब्लड कहाँ जाएगा, दाहिने तरफ भी तो जा रहा है। आइए इधर में तो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कहते हैं। अब यहाँ से ये ऑर्टा से इधर के लिए राइट सब क्लेवियन आर्टरी है जो राइट आर्म में चला गया, हैंड में, तो राइट हैंड का आप पढ़ चुके हैं। अब राइट वर्टिब्रल आर्टरी जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को देगा, क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को लेफ्ट वाला भी दे रहा था, राइट वाला भी दे रहा है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को। किसको? ब्रेन को एंड स्पाइनल कोड को। अब जो कैरोटिड आर्टरी है हेड एंड नेक को दे रहा था, लेफ्ट वाला भी, राइट वाला भी हेड एंड नेक को दे रहा है, सिर को और गर्दन को। आइए अब आते हैं कि यही लेफ्ट साइड वाला नहीं, ये जो इस तरह से मूव हुआ था, अब यहाँ से कोलियक ट्रंक, यहाँ से क्या होता है, वो तो लेफ्ट वाला, वो तो कहते हैं राइट, लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाला हैंड सब में चला गया। अब इधर जब आता है तो यहाँ से फुटता है, कहाँ कहाँ के लिए रास्ता, यहाँ से ब्लड, ये जो कोलियक ट्रंक है यहाँ से इधर आता है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कोलियक ट्रंक से 3 आर्टरी अपना रास्ता बनाता है। तीन आर्टरी यहाँ से हो जाता है। 3 आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब इससे ये स्टोमक में जाता है, पेट में, ये स्प्लीन में जाता है, स्टोमक में जाता है, पेनक्रियाज में जाता है। कहाँ होता है ये, होता कहाँ है, ये इस साइड में, ठीक ना। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी तो जहाँ लीवर में जाता है, स्टोमक में जाता है, पेनक्रियाज में जाता है। अब देखिए, अब नीचे से यहाँ से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जिसमें इंटेस्टाइन में जाता है, और ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम में ब्लड जाता है। फिर यहाँ से तो राइट लेग में जाता है। ये सब चीज़ को आप पढ़ चुके हैं। सेम यही बात आपको यहाँ पढ़ना है। ये देखिए सेम चीज़ है, ऐसे ये ऐसे है। जैसे जैसे वहाँ आर्टरी को पढ़े रेड कलर में, वैसे वैसे वेन को पढ़ेंगे ब्लू कलर में। लीवर में ब्लड आया था तो लीवर से ब्लड जमा होकर के जा रहा है, इस सब से ब्लड जमा होकर के उसमें जा रहा है, ठीक है। इधर से ब्लड फिर से इसमें और जाएगा किसको, हार्ट को। ये रास्ता दिखाया गया है कि ये सब है, समझ रहे। आइए फीटल सर्कुलेशन है, अगर गर्भवती है लेडीज है तो बच्चा को कैसे जाएगा, तो ये है मैटरनल आर्टेरियोल्स, मैटरनल वेन्यूल्स और इंटरविलियस स्पेस। ये आप देख रहे हैं, जो कि आप एक चैप्टर में इसको थोड़ा सा पढ़े तो इसको और डीप में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इस चीज़ को समझ लें। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और इसको कहते हैं यूटेराइन वाल, और ये इसको कहते हैं अम्बिलिकल कोड। ये अम्बिलिकल कोड जो ढोरी, मतलब बच्चे के ढोरी में जो सेट रहता है, जिसको करके न्यूट्रिएंट्स मिलता है बच्चे को, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ओवरऑल ये सब कुछ क्या हो गया, ये प्लेसेंटा हो गया, ये प्लेसेंटा है।
और प्लेसेंटा से ये जो निकला हुआ है इसको अम्बिलिकल कोड कहते हैं। ये अम्बिलिकल कोड जो है बच्चे कभी कभी यही फंस जाता है ना, कहते हैं कि कोड फंसा हुआ है, बच्चा को ऑपरेशन सिजेरियन करना पड़ेगा, LSCS नहीं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, फंस जाता है। फिर इसका पोजीशन भी है, उस सब पर अभी आएंगे, पहले इसको देख रहे हैं, आइए।